मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सुल्हा ने नई दिल्ली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान वक्त सतह की बातचीत में 6 मुआहदों पर हुए दस्तखत। मालदीव को $10 मिलियन का इजाफी कर्ज देगा भारत। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुआ बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मीटिंग में अरकान असेंबली को मॉनसून इजलास के दौरान पार्टी की हिकमत अमली और मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से कराया गया वाकिफ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापा मारा। डायरेक्टोरेट नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी से पहले ही कर चुका है पूछताछ। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के कई मेंबरान पार्लियामेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीर पर लगाया तिरंगा। वजीर-ए-आजम ने लोगों से की सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगा लगाने की अपील। भारतीय साइंसदानों ने मंकी पॉक्स को अलग थलग करने में हासिल की कामयाबी। वजीर सेहत ने कहा कि इससे मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने में होगी आसानी। आईसीएमआर ने वैक्सीन बनाने वालों से कहा कि वो इस काम में अपनी दिलचस्पी से करें आगाह। अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबराह ऐमन अल जहवारी को किया हलाक। सदर जो बाइडेन ने की तस्दीक। तालिबान ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे करार दिया बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी। और दौलत मुश्तरका खेलों में आज 5वें दिन भारतीय खिलाड़ी तैराकी, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, स्क्वाश और लॉन बॉल मुकाबलों में तलाई तमगे के लिए करेंगे मुकाबला। और भारत ने अब तक जीते हैं 9 तमगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। इससे कबल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सुल्हा ने आज नई दिल्ली में वाक़े हैदराबाद हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने उनका रिवायती तरीके से खैर मक़दम किया। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। बाद में इब्राहिम मोहम्मद सुल्हा का सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सुल्हा के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत हुई। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई वसी मुआहदों पर गुफ्तगू हुई। और भारत और मालदीव के दरमियान 6 मफाहिमतनामों का तबादला हुआ है। इनमें ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स की तामीर, साइबर सिक्योरिटी, माहीगीरों की सलाहियत और डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान वफ्द सतह की मुज़ाकरात हुए, जिसमें बाहमी ताउन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने के लिए 6 मफाहिमतनामों का तबादला किया गया। जिन मौज़ूआत पर दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है, इनमें साइबर सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबे में ताउन शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के दरमियान करीबी रवाबित और तालमेल पूरे खित्ते के लिए अहम है। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है, ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। फ्रेंड्स, इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। इसमें
मालदीव के सुरक्षा अधिकारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग सहयोग भी शामिल है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन और एक नेवल बोट प्रदान करेगा। हम मालदीव के 61 आइलैंड्स में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट की तामीर के मंसूबों का भी जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट के लिए इजाफी माली इमदाद का भी ऐलान किया। आज राष्ट्रपति सोली के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने आज ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। और सदर इब्राहिम मोहम्मद सुल्ह ने मालदीव की मुसलसल हिमायत के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खास तौर पर भारत की तरफ से कोरोना के दौर में वैक्सीन और दीगर इमदाद की शक्ल में दी गई मदद का जिक्र किया। Prime Minister and I discussed the issue of terrorism. We both reiterated a firm commitment to the work against terrorism in all its forms and manifestations, and strengthen cooperation to enhance maritime safety and security in the Indian Ocean region. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने दिल्ली में वाक़े नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 मकामात पर छापेमारी की है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में हाल ही में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसे भारत के पहले वजीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। ये कंपनी हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से 2 अखबार भी चलाती थी। कांग्रेस हुकूमत ने साल 1956 में एजेएल को एक नॉन कमर्शियल कंपनी बना दिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंपनी खसारे में जाने लगी और इस पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, जिसकी वजह से सन 2008 में अखबार की इशाअत बंद हो गई। सन 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई जिसका 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम थे, जबकि बाकी 24% शेयर कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सहाफी सुमन दुबे और कांग्रेस लीडर सैम पात्रा के हिस्सेदारी में थे। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड से बगैर सूद के 90 करोड़ रुपए का कर्ज एजेएल को दिया और सन 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं स्वामी का इल्जाम है कि सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल के सारे शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए। यंग इंडिया के 76% शेयर सोनिया राहुल के पास हैं। गांधी खानदान पर पार्टी फंड से मामूली रकम खर्च करके इस कंपनी की 2000 करोड़ की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश का इल्जाम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में 12 मकामात पर छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी पर दाखिली अमूर के वजीर ममलिकत अजय मिश्रा ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड का मामला काफी पुराना है। उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक ही ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है।
ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। 2015 से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दोनों ऑन बेल है। उसके बाद भी उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पर ऐसे प्रयास किए, कहीं से उनको कोई भी इस तरह का आदेश नहीं प्राप्त हुआ जो उनकी दुश्वारियों को कम कर पाता। निश्चित रूप से आज जो परिस्थिति बनी है उसमें आवश्यकता के अनुसार ईडी भी अपनी छापेमारी कर रही है। और दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला शुरू से ही वाज़ेह था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर नेशनल हेराल्ड से मुतालिक सभी कंपनियों में हिस्सेदार थे। नेशनल हेराल्ड का मामला तो बिल्कुल खुला हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 5 लाख रुपए से जो कंपनी खोली गई वो 2000 करोड़ की मालिक बन गई। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी के उस समय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा और नेशनल हेराल्ड और जो हमारा जो ये चला रहा था एसोसिएट जनरल, उसके भी वो अधिशासी अधिकारी। तो एक ही आदमी तीनों जगह पर पैसे का स्वयं लेन देन कर रहा है, उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा रह नहीं जाता। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में ममता, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, दिल्ली में सत्येंद्र जैन और कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी सब करप्शन में मुलविस हैं। हमारी जमात करप्शन के खिलाफ है और हमारा मुतालबा है कि करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी ये भ्रष्टाचार किया है वो अपने अपने भ्रष्टाचार के पार्था को, मतलब जो भ्रष्टाचार में लिप्त उनके नंबर 2 है, सरगना है, उन पर कार्रवाई करें। बंगाल में ममता जी का पार्था है जो उनका नंबर 2 था सरकार में। दूसरा है महाराष्ट्र में उद्धव जी के पार्था। तीसरे है दिल्ली में सत्येंद्र जैन, केजरीवाल के पार्था। और चौथे हैं कांग्रेस पार्टी के पार्था। कांग्रेस पार्टी अपने पार्था को बचाने के लिए कभी सड़कों पर उतरती है, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलती है। ये 4 पिलर्स ऑफ करप्शन हैं जो आज देश के सामने हैं, जिनका पर्दाफाश हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेन्नई में मुकीम सुराना ग्रुप के खिलाफ 75 गैर मनकूला जायदादों को कुर्क किया है, जिसमें 3,986 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की धोखाधड़ी शामिल है। 113.32 करोड़ रुपए से मुंसलिक असासों में 67 विंड मिल्स भी शामिल हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता माह के शुरू में कंपनी के 2 प्रोमोटर्स समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुराना ग्रुप बुनियादी तौर पर सोने के जेवरात फरोख्त और तैयार करता है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज नई दिल्ली में खत्म हुई। मीटिंग में मॉनसून इजलास के दौरान पार्टी की हिकमत अमली और मुस्तकबिल के ग्रुपों से अरकान पार्लियामेंट को आगाह किया गया। मीटिंग में बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, राज्यसभा में पार्टी के लीडर पीयूष गोयल, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी समेत तमाम वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जो प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे उसके खाके पर बात हुई है। उन्होंने बताया है कि 9 से 11 अगस्त तक हर घर में तिरंगा के बारे में तशहीर की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल हो रहा है, उसके प्रोग्राम के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है, उससे थ्रस्ट देके बात की। उसमें 9 तारीख से 11 तक प्रचार करना, सिर्फ प्रचार करना, 10, 11, 12 युवा मोर्चा का तिरंगा यात्रा, बाइक यात्रा चलना चाहिए। और 13 से 15 तक हर एक नागरिक के घर के ऊपर तिरंगा लहराने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉल किया है। और 5 तारीख को फिर से हमारा एक बार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक बार 5 तारीख को शाम को मीटिंग होगा। और मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया के दफ्तर ने ट्वीट करके मुतालबा किया है कि मंकी पॉक्स के वायरस को अलग थलग करने में हमारे साइंसदानों ने कामयाबी हासिल की है और इसकी वैक्सीन के लिए ICMR ने भी दिलचस्पी का इजहार करने का ऐलान किया है, जैसा कि कोविड के जमाने में किया गया था। इसी बुनियाद पर जो इदारे आगे आए हैं उन्हें वायरस दिया जाएगा ताकि इसकी वैक्सीन बनाई जा सके।
और राज्यसभा में मंकी पॉक्स पर सवाल के जवाब में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि हमने तमाम रियासतों को रहनुमा खतूत भेजे हैं, निगरानी कैसे करें, सैंपल कैसे लें। उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में इस बीमारी की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। दुनिया में जब केस दिखाई देने लगा तब इंडिया ने उसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। गाइडलाइन के तहत उसको कैसे सर्वेलेंस करना है, अपने स्टेट में कोई केस आए तो उसको कैसे निगरानी रखना है, उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करना है, और केस के कोई सिम्टम वाले केस है और उसका सैंपल लिया गया तो सैंपल को हमें किस तरह से रख के उसको आगे भेजना है। और पुणे हमारी वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, उसको नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। और उसके अलावा देश के विविध पार्ट में 15 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां भी उसका टेस्टिंग हो सके। इस सारी व्यवस्था हमने कर ली। आज दिन तक देश में कुल मिला के 8 केस डिटेक्ट हुए हैं। 8 केस में से 5 केस ऐसे हैं जिसकी हिस्ट्री फॉरेन ट्रैवल की है। और केरल में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। मल्लापुरम में एक 30 साल नौजवान का इलाज चल रहा है। वो 27 जुलाई को मुत्तहदा अरब अमारात से कोझिकोड एयरपोर्ट पहुंचे थे। रियासत में मंकी पॉक्स का ये 5वां केस है। और दिल्ली में पीर के रोज मंकी पॉक्स का मामला सामने आया। एक 35 साल नाइजीरियन शख्स में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। दिल्ली में यह तीसरा मामला है, जबकि केरल में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। मरकज ने मुल्क में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की निगरानी और जरूरी मशवरा देने के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दी है। ये टीम इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए तशखीसी सहूलियात और टीकाकारी के इम्कानात का जायजा लेगी। और अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। मुल्क आजादी की 75वीं सालगिरह को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होने को कहा है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घरों में तिरंगा लहराकर इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में लोगों को एक मशवरा दिया है। वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल फोटो में आज से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाएं। वजीर आजम ने कहा कि तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें मुल्क के लिए कुछ करने की तरगीब देता है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर तिरंगा लगा दिया है। इसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने की अपील की है। वजीर आजम ने कहा कि आज 2 अगस्त का दिन निहायत खास है। ऐसे में जब मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमारे मुल्क में इज्तिमाई तहरीक की शक्ल में हर घर तिरंगा मुहिम मनाने की तैयारी हो रही है। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डीपी बदल ली है। आप सभी से अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने की अपील करता हूं। और बीजेपी लीडर जेपी नड्डा ने मुल्क के शहरियों से हर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है और वजीर आजम मोदी जी ने 2022 के लिए मुल्क की आजादी से मुतालिक प्रोग्रामों की सीरीज रखी है। जेपी नड्डा ने मुल्क के हर शहरी से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है। हर घर तिरंगा यानी हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा। करोड़ों के हिसाब से झंडे की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था की गई है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने छतों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने वरांडे के बाहर, अपने अपने फ्लैट्स के बाहर तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान भी बढ़ाएं और देश को एक राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत करते हुए हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। वज़ीर खजाना ने बताया कि चीन की मोबाइल कंपनियों ने कई शेल कंपनियों के जरिए भारत में फरोख्त की रकम को अपनी पेरेंट कंपनियों को पहुंचाया है। मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। कंपनियों ने नोटिस के जवाब में कुछ रकम भी जमा कराई है और इस मामले में जांच जारी है।
The DRI has raised or issued a notice to Oppo, the mobile company, for a total customs duty of 4,389 crores. And these are on the grounds of misdeclaration of certain goods. और डिजिटल अदायगी में मुल्क नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता माह जुलाई में यूपीआई के जरिए लेन देन रिकॉर्ड 6 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2016 के बाद अब तक सबसे ज्यादा है। वजीर खजाना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये एक शानदार कामयाबी है। ये नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और मईशत को साफ सुथरा बनाने के हमवतनों के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करता है। डिजिटल अदायगियां कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान खास तौर पर मददगार साबित हुई। और अब इनकम टैक्स रिटर्न की तस्दीक के लिए 120 दिन के बजाय सिर्फ 30 दिन दस्तयाब होंगे। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि अब आईटीआर फाइल करने के 1 माह के अंदर तस्दीक करनी होगी। आईटीआर की तस्दीक के कुल 6 तरीके हैं। ख्याल रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। बीएसई को सेबी के हुक्म के मौसूलगी के 45 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम अदा करने को कहा गया है। पब्लिक सेक्टर से वाबस्ता सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मुल्क में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए मुल्क में रडार की तैयारी के लिए फेज कंट्रोल मॉड्यूल तैयार करके इसे रडार के मैदान में खुद इन्हिसार बनाया है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। रडार एंटीना में नज़्म सबसे अहम हिस्सा पीसीएम यानी फेज कंट्रोल मॉड्यूल होता है। तकरीबन 150 किलोग्राम का पीसीएम अपने महवर पर घूमे बगैर खुद ही सिग्नल को घुमाता है। इसके जरिए मुल्क की सरहद की तरफ आने वाले कई तैयारों समेत दीगर हथियारों का बैक-वक्त पता लगाया जा सकता है। पीसीएम के जरिए माइक्रोवेव सिग्नल हदफ तक जाता है और टकरा कर वापस आता है। हदफ का फासला, इसकी रफ्तार और समत वगैरह के बारे में माइक्रो सेकंड्स में मालूम हो जाता है। साल 2004 में पहले मरहले के कंट्रोल मॉड्यूल टेक्नोलॉजी पर खरा उतरने के बाद इसकी पैदावार शुरू हुई और गाजियाबाद में वाक़े हुकूमत हिंद की सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब तक 4.5 लाख पीसीएम तैयार कर चुका है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रडार की तैयारी के लिए ये पीसीएम फराहम करता रहा है। और इसको हम इंपोर्ट करें तो हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तो वो बहुत अच्छा प्रयास किया गया है सीएल से, जो कि करीब 18-19-20 सालों से हम लोग कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इतना टाइम लगा। आज के दिन कोई कंपनी अगर इसमें आने की कोशिश भी करती है तो सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा। और एक पब्लिक सेक्टर होने के नाते मेक इन इंडिया पे पूरा जोर देते हुए ये हमने खुद ही विकसित हो गई हमारी कंपनी में इसको टेक्नोलॉजी हमने DRDO इन सब लैब से लेके की है। पीसीएम वेपन लॉकेटिंग रडार, फ्लाइट लेवल रडार और ट्रूप लेवल रडार में इस्तेमाल होता है। WLR हथियारों जैसे टैंक वगैरह में इस्तेमाल होता है, जबकि TLR दीगर हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें FLR लड़ाका तैयारे, लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले मकामात पर मिसाइल शामिल हैं। पीसीएम टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से भारत को रूस समेत दीगर ममालिक से रडार सिस्टम दरआमद करना पड़ता था। We got our first bulk order in 2009 and that is where I say the success of the project actually you could see on ground. And another few more years obviously this is going to go. Of course, parallel technologies are being developed, but this technology in itself has a lot of positives, which probably might not be really easy to replace because it is a long process when a system is inducted into Air Force or Army or any defense forces. Unless you do complete detailed trials, field trials, it's not only field trial in Delhi, it has to be in different regions, in a desert, on a mountain, in a cold area, you have to see all that. इससे पहले भारत को फेज कंट्रोल मॉड्यूल टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से मुकम्मल रडार एंटीना सिस्टम बैरून मुल्क से दरआमद करना पड़ता था, लेकिन सीईएल में 10 साल से ज्यादा की तहकीक और मुकम्मल जांच के बाद पीसीएम के पैदावार के साथ भारत अब रडार एंटीना की पैदावार में खुद कफिल हो गया है। सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें।
और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अल-कायदा का रहनुमा ऐमन अल-ज़हवारी अमेरिकी डॉन हमले में मारा गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसकी तस्दीक की है। व्हाइट हाउस में खुसूसी खिताब में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के काबुल में एक कामयाब ड्रोन हमले में अल-कायदा रहनुमा ऐमन अल-ज़हवारी मारा गया। उन्होंने कहा है कि अब इंसाफ मिल गया है। बाइडेन का मजीद कहना था कि अमेरिका अपने शहरियों की हिफाजत जारी रखेगा और हम उन लोगों के खिलाफ अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करते रहेंगे कि जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाइडेन ने कहा कि इंटेलिजेंस ने काबुल में अल-ज़हवारी के खानदान का सुराग लगाया था। अल-ज़हवारी ने 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अल-कायदा का कंट्रोल संभाला था। And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. और इस दौरान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की शदीद मजम्मत की है और इसे बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मुजाहिद ने कहा है कि यह अमेरिकी अफवाज के इनक़लाब से मुतालिक 2020 के मुआहदे के खिलाफ है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां गुज़िश्ता 20 साल के नाकाम तजर्बात का इयादा है और यह अमेरिका, अफगानिस्तान और खित्ते के मफादात के खिलाफ है। खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। इससे कबल पीर को खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का पहला मैच भारत के नाम रहा था। वेस्टइंडीज की जीत के साथ ही ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। और भारत की जूडो का सुशीला देवी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रही हैं। सुशीला देवी ने 48 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। सुशीला देवी ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता था और इसके साथ ही उन्होंने 2019 के जनूबी एशियाई खेलों में 48 किलोग्राम जुमरे में तलाई तमगा जीता था। सुशीला देवी भारत की वाहिद जुडोका थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।